नमस्कार दोस्तों, केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक हमारा है यूनिट 10। यूनिट 10 में हम लोग देख रहे थे इस समय मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ में आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। हम मध्य प्रदेश की लोक साहित्य के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से इसके बारे में देखेंगे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। लिखा है, निम्न में से किस नाट्य में पशु और मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय मार्मिकता से किया जाता है? पहला ऑप्शन है हिंगाला, दूसरा ऑप्शन है जिंदवा, तीसरा ऑप्शन है लकड़बग्घा, चौथा ऑप्शन है मनसूखा। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा लकड़बग्घा। क्या होगा? लकड़बग्घा। पशु और मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय मार्मिकता से किया जाता है। किसका? लकड़बग्घा से। इसका अन्य नाम लकड़बग्घा का देखें तो अन्य नाम शिकार होता है। और ये किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये दोस्तों गोंड जनजाति में क्या है? प्रचलित है। साथ ही किस क्षेत्र से है? तो बघेलखंड क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंडित ठाकुर, सुनार, गुड नाइट, भूरी भैंस किस लोक नाट्य के उदाहरण हैं? मतलब पंडित ठाकुर, सुनार, गुड नाइट, भूरी भैंस किस लोक नाट्य के उदाहरण हैं? पहले ऑप्शन है आपका गम्मत, दूसरा है बुंदेली स्वांग, तीसरा है छाऊ, चौथा है माँ। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका सही आंसर। दोस्तों, यदि आज की क्लास में ज़्यादा डिटेल नहीं चले, क्योंकि इससे संबंधित सारे डिटेलें हम गोंड जनजाति जितनी भी जनजातियाँ पढ़ें उसमें इन सबसे डिटेल चल चुका है। लेकिन अपना टॉपिक में मेंशन है कि मध्य प्रदेश की लोक साहित्य, इसलिए हम लोक साहित्य के लिए अलग से वीडियो लाए हैं। इसमें ज़्यादातर वन लाइनर ही चलेंगे, केवल प्रश्न और आंसर। इसके जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि डिटेल हम पूरी जितनी जनजातियाँ पढ़ाएं उस पर हमने पूरी हर एक जनजाति से संबंधित डिटेल बता चुके हैं। इसलिए हम डिटेल पे फोकस नहीं करेंगे। आप डिटेल के लिए आप हमारे पिछले वीडियो जाके ज़रूर देखिए और देखना मत भूलिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित बहुत ही ज़रूरी फैक्ट उसमें बताया गया है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा बुंदेली स्वांग। जी हाँ, पंडित ठाकुर, सुनार, गुड नाइट, भूरी भैंस ये सब बुंदेली स्वांग से संबंधित है। अब बुंदेली स्वांग किससे? बुंदेली स्वांग मतलब किससे संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से। ये कब गाया जाता है दोस्तों? तो ये मतलब कब नाट्य किए जाते हैं? तो ये फसल काटने पर और शादी पर। फसल काटने और शादी एवं फसल काटने एवं शादी पर किया जाता है। फसल काटने और शादी पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किस नाट्य शैली में रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा की जाती है? जी हाँ, रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि रावण की पूजा कहाँ कहाँ की जाती है। ये लोग आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका नहीं बताऊंगा। 3 जगह किया जाता है, ये भी बता दिया मध्य प्रदेश में। अब आप लोग बताइए कहाँ कहाँ रावण की पूजा की जाती है। तो आइए अपन प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? किस नाट्य शैली में रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा की जाती है? पहला ऑप्शन है आपका खम्ब स्वांग, दूसरा है गम्मत, तीसरा है रास, चौथा है लकड़बग्घा। जल्दी से अपना आंसर दीजिए कि मेघनाथ की पूजा किस नाट्य शैली में की जाती है। दोस्तों, आपका सही आंसर होगा खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग में रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा की जाती है। क्षेत्र देख लेते किस क्षेत्र में ये? तो निमाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? निमाड़ क्षेत्र में। और इसका
कब से किया जाता है? नवरात्रि से स्टार्ट होता है दोस्तों। नवरात्रि से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक, देव प्रबोधनी नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा की जाती है। किसमें? खम्बस्वांग नाट्य में। किस क्षेत्र में? नेमाड़ क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर चल रहे। कठपुतली लोकनाट्य का प्रचलन मध्य प्रदेश के किस अंचल में है? किसका? कठपुतली लोकनाट्य। पहला ऑप्शन मालवा, दूसरा ऑप्शन बुंदेलखंड, तीसरा ऑप्शन बघेलखंड, चौथा ऑप्शन नेमाड़। जल्दी से बताइए कठपुतली का किस अंचल से संबंधित है? तो आइए देखते हैं, आपका सही आंसर होगा मालवा संबंधित। कठपुतली की कहाँ से संबंधित है दोस्तों? मालवा से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तमाशा लोकनाट्य मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तमाशा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? पहला ऑप्शन मालवा, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा बघेलखंड, चौथा ऑप्शन नेमाड़। जल्दी से बताइए तमाशा कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा तमाशा बघेलखंड में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दारादारी शैली किस लोकनाट्य में प्रयोग किया जाता है? प्रयोग होती है? पहला ऑप्शन स्वांग, दूसरा माच, तीसरा गम्मत, चौथा भवई। जल्दी से बताइए। तो ये स्वांग में प्रचलित होते हैं। स्वांग किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। अब आप बोलोगे खम्ब स्वांग, तो ये स्वांग खम्ब स्वांग ये सब अलग अलग चीजें हैं। स्वांग अलग है, खम्ब स्वांग अलग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पारसी शैली पर आधारित कंसवोत्सव की परंपरा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? पहला शिवपुरी, दूसरा ग्वालियर, तीसरा इंदौर, चौथा शाजापुर। जल्दी से बताइए कि कंस वधोत्सव की परंपरा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा शाजापुर। शाजापुर से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामदंगल लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा से, नेमाड़ से, चंबल से, बघेलखंड से। जल्दी से बताइए रामदंगल किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा मालवा से। जी हाँ साथियों, मालवा से संबंधित है। ये मालवा का प्राचीन लोकनाट्य क्या है? मालवा का प्राचीन लोकनाट्य क्या है? मालवा का प्राचीन लोकनाट्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिंदवा निम्न में से किस अंचल की महिलाओं का लोकनाट्य है? जिंदवा लोकनाट्य किसका दोस्तों? महिलाओं का। पहला ऑप्शन है मालवा अंचल, दूसरा है नेमाड़ अंचल, तीसरा है बघेलखंड अंचल, चौथा है बुंदेलखंड अंचल। जल्दी से बताइए किस क्षेत्र में जिंदवा लोकनाट्य है और महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा बघेलखंड अंचल में। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जिंदवा लोकनाट्य निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अन्य नाम बताइए। अभी तो हम देख लिए किस अवसर पे और किसके द्वारा और किस क्षेत्र में, ये सब देख लिए। अब बताना है कि किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है पचला, दूसरा है औरांज, तीसरा है बहलोल, चौथा है कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि जिंदवा को अन्य नाम क्या है? जिंदवा का दोस्तों आपका सही आंसर होगा बहलोल। जी हाँ, जिंदवा का अन्य नाम क्या है? बहलोल। यहाँ पे लिख दो अन्य नाम, जो क्वेश्चन में पूछा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न लोकनाट्य को उनसे संबंधित अंचल से सम्मिलित कीजिए।
एक साइड लिखा है लोकनाट्य, एक साइड लिखा है अंचल। जल्दी से बताएंगे, देखते हैं पहले। भवाई बुंदेलखंड, राय स्वांग झाबुआ, गम्मत मालवा, कठपुतली निमाड़। पहला ऑप्शन है 2 1 3 4, दूसरा ऑप्शन है 2 1 4, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 और दोस्तों चौथा ऑप्शन 3 1 2 4। जल्दी से कमेंट कीजिए कि किसका किससे संबंधित है, कौन सा लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों भवाई, भवाई पता है? नहीं पता, मान लीजिए नहीं पता है। राय का देखते हैं, तो राय सॉन्ग कहाँ से संबंधित है? ये तो बुंदेलखंड से, ये सबको पता होगा कि राय कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है। अभी इसमें गम्मत, गम्मत पढ़ चुके हैं। अरे अभी कठपुतली पढ़ लिए, कठपुतली कहाँ से संबंधित है? अभी पढ़े थे, मालवा। तो दूसरे का देख लीजिए, पहला किस में है, दूसरे का पहला, और दोस्तों चौथे का तीसरा किसमें? ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब भवाई कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो झाबुआ में। और गम्मत कहाँ किया जाएगा? निमाड़। आपसे यदि 2 ऑप्शन बन जाते हैं, कम से कम 2, तो आप थोड़ा बहुत पहुंच सकते हैं सही आंसर की ओर। यदि आपसे एक बना, यदि यहाँ पे एक बनता तो आप थोड़ा फंस जाते। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है रागनी लोकनाट्य का संबंध है। पहला ऑप्शन है मालवा अंचल से, दूसरा ऑप्शन है निमाड़ अंचल से, तीसरा आंसर है ऑप्शन है ग्वालियर अंचल से, और चौथा ऑप्शन है आपका बघेलखंड अंचल से। जल्दी से बताइए रागनी का किस अंचल या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है रागनी लोकनाट्य? तो दोस्तों ये ग्वालियर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्वालियर से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निमाड़ गम्मत, निमाड़ी गम्मत लोकनाट्य किस अवसर पर होता है? अभी क्षेत्र देखे थे गम्मत का, मिलान पे सम्मिलित, सुम्मिलित कीजिए में देखे थे निमाड़ का संबंध किससे था? गम्मत से। तो इसका बताना है आपको कि किस अवसर पर होता है। पहला ऑप्शन नवरात्रि पर, दूसरा ऑप्शन होली पर, तीसरा ऑप्शन गणगौर पर, चौथा ऑप्शन सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए कि गम्मत किस अवसर पर किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं। तो गम्मत जो है नवरात्रि में किया जाता है, पहला है, तो ये भी सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? होली पे किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा गणगौर बोल रहा है, ये भी सही। मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब होली में भी किया जाता है, नवरात्रि में भी किया जाता है, और गणगौर में भी गम्मत लोकनाट्य किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। हिंगोला नाट्य का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? पहला ऑप्शन मालवा, दूसरा ऑप्शन बघेलखंड, तीसरा ऑप्शन बुंदेलखंड, चौथा ऑप्शन नेमाड़। जल्दी से बताइए हिंगोला नाट्य का संबंध किस क्षेत्र से है? जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों हिंगोला नाट्य का संबंध बघेलखंड से है। कहाँ से? बघेलखंड से है। ये मंच रहित सरल नाट्य है। मंच रहित मतलब इस पे मंच नहीं रहते। ये कितने दलों में होता है दोस्तों? तो 2 दलों द्वारा इसको किया जाता है। इसमें 2 दल होते हैं, मतलब 2 दल सर। किस जनजाति द्वारा होता है? तो ये गोंड जनजाति। किस जनजाति द्वारा दोस्तों? गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जिंदवा लोकनाट्य मुख्यतः किस अवसर पर होता है? जिंदवा लोकनाट्य मुख्यतः किस अवसर पर होता है? पहला जन्म, दूसरा होली, तीसरा दीपावली, चौथा विवाह। जल्दी से बताइए कब होता है जिंदवा लोकनाट्य? अभी बता चुके थे किस पे? विवाह में होता है। क्षेत्र भी पढ़ चुके थे। महिला प्रधान भी होता है, क्या देखे थे? महिला प्रधान होता है। और क्षेत्र भी देख लिए थे कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। किस अवसर पर होता है ये भी देख लिए थे, किस अवसर पर होता है? विवाह अवसर पर होता है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का काठी एक सशक्त लोकनाट्य है जिसका मुख्य स्वरूप कैसा होता है। काठी का मुख्य स्वरूप आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है संगीत प्रधान, दूसरा ऑप्शन है वाद प्रधान, तीसरा ऑप्शन है नृत्य प्रधान, चौथा ऑप्शन है हास्य प्रधान। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों ये होगा नृत्य प्रधान। क्या होगा आपका सही आंसर, नृत्य प्रधान होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कृष्ण लीला आधारित प्रमुख लोकनाट्य, कृष्ण लीला से संबंधित लोकनाट्य कौन सा है। नौटंकी है पहला ऑप्शन, दूसरा है जिंदाबाद, तीसरा है हिंगाला, चौथा है मनसूखा। जल्दी से कमेंट कीजिए कृष्ण लीला से संबंधित कौन सा लोकनाट्य है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा मनसूखा। जी हाँ, ये जो मनसूखा है ये रास का परिवर्तित रूप है या फिर रूपांतरण रूप है, परिवर्तित रूप है। ठीक है, इसमें कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया जाता है, फिर कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नाट्य किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। राई स्वांग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है। राई किस क्षेत्र के, अभी पढ़ चुके थे। पहला ऑप्शन मालवा, दूसरा निमाड़, तीसरा बिंद, चौथा बुंदेलखंड। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा बुंदेलखंड। किससे संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निमाड़ क्षेत्र का पूर्णतः महिला प्रधान लोकनाट्य कौन सा है। पूर्णतः महिला प्रधान, पहला ऑप्शन पाटी स्वांग, दूसरा ऑप्शन फटैया, तीसरा ऑप्शन ठोठ्या, चौथा ऑप्शन खमरास। जल्दी से बताइए महिला प्रधान लोकनाट्य कौन सा है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा ठोठ्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य मंच किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है। राजकीय नाट्य मंच, पहला ऑप्शन मालवा, दूसरा ऑप्शन निमाड़, तीसरा ऑप्शन बुंदेलखंड, चौथा ऑप्शन बघेलखंड। जल्दी से बताइए राजकीय नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है। राजकीय नाट्य कौन सा, माच। देखते हैं दोस्तों आपका सही आंसर होगा मालवा। कहाँ से संबंधित है, मालवा संबंधित है। इसका जन्म स्थान देखते हैं, जन्म कहाँ से मतलब इसकी प्रचलन कहाँ से हुआ था दोस्तों। तो ये है उज्जैन से प्रचलन। कहाँ से, उज्जैन से प्रचलन। कलाकार, इसके कलाकार कौन है। तो इसके कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन। सिद्धेश्वर सेन इसके कलाकार हैं। और इसके प्रणेता, तो प्रणेता है दोस्तों गुरु बालमुकुंद। जी हाँ, जन्म कहाँ से हुआ मतलब कहाँ से प्रचलन हुआ माच का, तो उज्जैन से हुआ। सिद्धेश्वर कलाकार इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन, और प्रणेता इसके जो हैं तो गुरु बालमुकुंद जी इसके प्रणेता हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मालवा अंचल के प्रमुख लोकनाट्य माच उत्पत्ति कहाँ से हुई। अभी देख ली कहाँ से हुई थी दोस्तों, उज्जैन से हुई थी। अगला प्रश्न, नौटंकी लोकनाट्य किस क्षेत्र में विशेष रूप से होता है। पहला ऑप्शन दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मालवा, तीसरा ऑप्शन बुंदेलखंड, चौथा ऑप्शन बघेलखंड। जल्दी से बताइए नौटंकी किस क्षेत्र में होता है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा सॉरी बुंदेलखंड होगा। इसमें पात्र क्या होता है, सूत्रधार होता है।
पात्र होता है दोस्तों सूत्रधार, जो कि क्या होता है रंगा। इसमें दो शैली होती है। किससी शैली होती है? दो शैली। रंगा में कितनी शैली होती है दोस्तों? दो शैली। दोनों के बारे में देखते हैं कौन कौन सी होती है। एक होता है हाथ रसी और दोस्तों दूसरा होता है कानपुरी। जी हाँ, हाथ रसी और कानपुरी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खम्ब स्वांग मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन गोंड, दूसरा भिलाला, तीसरा बरेल, चौथा कोरकू। जल्दी से बताइए कि खम्ब स्वांग मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है। अभी पढ़े थे, जल्दी से बताइए। तो ये कोरकू जनजाति से संबंधित है दोस्तों। किससे? कोरकू जनजाति। कौन से क्षेत्र है? नेमार क्षेत्र या फिर अंचल। और इसमें क्या किया जाता है? तो मेघनाथ की पूजा की जाती है। कब से? नवरात्रि या फिर से देवउठनी तक, या फिर देवउठनी से नवरात्रि तक। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बघेलखंड का कौन सा लोकनाट्य कृष्ण लीला पर आधारित है? लोकनाट्य कृष्ण लीला पर आधारित है। नौटंकी, जिंदवा, हिंगाल, मनसूखा। जल्दी से बताइए कौन सा है। अभी देखे तो क्या है? मनसूखा है, कृष्ण लीला पर आधारित। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के लोकनाट्य माच का प्रणेता किसे कहते हैं? प्रणेता पढ़ चुके हैं। पहला ऑप्शन बाल मुकुंद जी, दूसरा है मुकरंद राम सेठ, तीसरा है सुखराम खाटी, चौथा ऑप्शन है शिवराम जी। जल्दी से बताइए मध्य प्रदेश के लोकनाट्य माच के प्रणेता किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा, क्या होगा? बाल मुकुंद। जन्म कहाँ से हुआ है इसका? तो उज्जैन से। बता चुके हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे। प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? सिद्धेश्वर सेन हैं। अगला प्रश्न है, भावई क्या है? जी हाँ, भावई क्या है? पहला ऑप्शन है लोकनाट्य, दूसरा ऑप्शन है लोक गायन, तीसरा ऑप्शन है चित्रकला, चौथा ऑप्शन है रंगकर्मी। जल्दी से बताइए भावई क्या है? दोस्तों तो ये कहाँ से संबंधित है? जल्दी से बताइए। तो ये क्या है? लोक नाट्य है। ये कहाँ होता है ज़्यादातर? तो ये झाबुआ में होता है। और मुख्य रूप से इस जन्म या फिर देखे तो कहाँ से था? ये गुजरात से। कहाँ से था? गुजरात से। अब झाबुआ में होता है, देख लेते हैं। इसमें आरंभ करने से पूर्व दोस्तों, आरंभ से पूर्व पूजा की जाती है। आरंभ से पूर्व क्या की जाती है? पूजा। अब पूजा भी किसकी की जाती है? किसकी किसकी पूजा की जाती है? तो देखते हैं। तो एक तो गणपति जी की और दूसरा माँ अम्बा की। जी हाँ, गणपति जी और माँ अम्बा की पूजा करके भावाई लोकनाट्य का प्रारंभ किया जाता है। किस क्षेत्र में? झाबुआ क्षेत्र से। वास्तव में इसका मूल क्षेत्र देखें तो मूल क्षेत्र भवाई का क्या है? गुजरात। अब गुजरात से सटा हुआ झाबुआ है, लगा हुआ झाबुआ, इसलिए गुजरात का लोकनाट्य अपन झाबुआ मध्य प्रदेश में भी पहुंच चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रहस्य लोकनाट्य किस क्षेत्र में किया जाने वाला लोकनाट्य है? रहस्य लोकनाट्य किस क्षेत्र से? क्षेत्र बताना है। बुंदेलखंड, मालवा, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़। जल्दी से बताइए किस क्षेत्र से संबंधित रहस्य है? दोस्तों ये बुंदेलखंड से संबंधित है। किससे? बुंदेलखंड से। ये कब किया जाता है? जन्माष्टमी के समय। जन्माष्टमी के समय किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बघेलखंड अंचल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य कौन सा है? महिलाओं द्वारा। पहला माच, दूसरा खम्भ स्वांग, तीसरा जिंदवा, चौथा राई। जल्दी से बताइए कौन सा है मध्य प्रदेश अंचल में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोकनाट्य? अभी पढ़ चुके दोस्तों, क्या पढ़े थे?
जिंदवा कब वो होता है? तो ये विवाह के अवसर पर। कब? विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न, असत्य कथन को चुनिए। संत सिंगा जी कबीर के समकालीन थे। दूसरा ऑप्शन, घा मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। तीसरा, परचरी सिंगा जी से संबंधित ग्रंथ है। चौथा, जगनिक ओरछा के राजा के दरबारी कवि थे। इसमें से आपको असत्य कथन चयन करना है, कौन सा कथन गलत है। आइए देखते हैं। तो संत सिंगा जी कबीर के समकालीन थे, ये तो सही है दोस्तों। दूसरा, घा मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, ये भी सही है। तीसरा, परचरी सिंगा जी से संबंधित ग्रंथ है, ये भी सही है। जगनिक ओरछा के राजा के दरबारी कवि थे, ये गलत। जगनिक किसके दरबारी कवि थे? जल्दी से बताइए, जगनिक किसके दरबारी कवि थे? तो ये कलिंजर राजा परमाल चंदेल के समकालीन थे। किसके? परमया चंदेल के राजकवि थे, मतलब दरबारी थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है साहित्यकार में। पहला ऑप्शन सिंगा जी, दूसरा ऑप्शन जगनिक, तीसरा ऑप्शन ईसुरी, चौथा ऑप्शन धर्मवीर भारती। जल्दी से बताइए कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। देखते हैं। तो दोस्तों, धर्मवीर भारती मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। बाकी इनके देखते हैं कहाँ से कौन संबंधित। सिंगा जी कहाँ से संबंधित है? निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र में भी कहाँ से दोस्तों? खंडवा से। कहाँ से? खंडवा से संबंधित है। जगनिक कहाँ से संबंधित है? ये बघेलखंड से हैं। जगनिक बघेलखंड से। और ईसुरी के ऊपर ओरछा। ईसुरी कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ओरछा से संबंधित हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। कहे जनसिंगा के लेखक कौन है? कहे जनसिंगा। डॉक्टर, पहला ऑप्शन डॉक्टर श्री राम परिहार, दूसरा है रमाशंकर मिश्र, तीसरा है राम नारायण उपाध्याय और चौथा ऑप्शन है रामशंकर गंगपांडे। तो किसने लिखा कि कहे सिंगा जी किसकी लेखक है? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर श्री राम परिहार। जी हाँ, डॉक्टर श्री राम परिहार का है, कहे सिंगा जी के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना हो। पहला ऑप्शन 1954, दूसरा ऑप्शन 1955, तीसरा ऑप्शन 1956, चौथा ऑप्शन 1958। जल्दी से बताइए कब हुई थी स्थापना। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक परिषद की स्थापना सन 1954 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंगा जी भजनवाणी किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? सिंगा जी भजनवाणी, रामशंकर गंगरांडे, दूसरा ऑप्शन रमेश चंद्र गंगरांडे, तीसरा ऑप्शन सुकुमार परागे, चौथा ऑप्शन राम नारायण उपाध्याय। किसके द्वारा सिंगा जी भजनवाणी प्रकाशित किया गया है? जल्दी से बताइए। देखते हैं। तो दोस्तों, रमेश चंद्र गंगराडे द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रमेश चंद्र गंगराडे द्वारा। कब किया गया था? 1966 में। कब? 1966 में। और बाकियों के बारे में देखते हैं। राम नारायण उपाध्याय के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने 1965 में। सिंगा जी एक अध्ययन, इसका लेख लिखा क्या? सिंगा जी एक अध्ययन। सॉरी दोस्तों, गलत हो चुका। रमेश चंद्र नहीं, रामशंकर गंगरांडे होंगे। सिंगा जी भविष्यवाणी के क्या होंगे? रामशंकर गंगरांडे। ठीक है, ये कब किए थे?
1989 और 90 में। कब किए गए थे? 1989 और 90 में। रमेश चंद्र गंगरांडे 1996 में। संत सिंगा जी क्या लिखे थे? संत सिंगा जी। और सुकुमार परागे इन्होंने लिखे थे 1934 में। इन्होंने 1934 में क्या प्रकाशित किया? सिंगा जी साहित्य शोधक। क्या? सिंगा जी साहित्य शोधक मंडल। जी हाँ, आप देख लेते हैं एक बार और। सिंगा जी भजन वाणी किसके द्वारा प्रकाशित हुई? तो ये रामशंकर गंगरांडे के द्वारा। ये होगा आपका सही आंसर। कब हुआ था? 1989 और 90 में। रमेश चंद्र ने 1966 में संत सिंगा जी का प्रकाशित किया। सुकुमार परागे ने 1934 में सिंगा जी साहित्य शोधक मंडल का। राम नारायण उपाध्याय ने 1965 में सिंगा जी एक अध्ययन है, इन सब का इन्होंने प्रकाशित किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना ईसुरी से संबंधित नहीं है? ईसुरी से संबंधित नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन प्रेमिका रजऊ, दूसरा ईसुरी फागो, चौथा ऑप्शन ईसुरी सतसई, तीसरा ईसुरी सतसई, चौथा शिखर पुरुष। जल्दी से बताइए कौन सा ईसुरी से संबंधित नहीं है। देखते हैं। प्रेमिका रजऊ ये तो ईसुरी से संबंधित है दोस्तों। दूसरा है ईसुरी फागे, इसका भी संबंध किससे है? ईसुरी से है। इसके बारे में देखते हैं। तो इसको संकलित किसने किया था? तो बाबू कृष्णानंद ने। किसने? बाबू कृष्णानंद ने इसका संकलन किया था। ईसुरी सतसई, इस ये भी ईसुरी संबंधित, ईसुरी लिखा है मतलब ईसुरी से संबंधित है ही। ईसुरी सतसई का लोकेंद्र सिंह ने किया था। किसने? लोकेंद्र सिंह। और शिखर पुरुष आपका नहीं होगा दोस्तों, ये इससे संबंधित नहीं है। ईसुरी पुरुष ये एक पुरुष का नाम है, ये रचना नहीं है। ईसुरी को क्या कहा जाता है? ईसुरी को ही शिखर पुरुष कहा जाता है, ये उनकी रचना नहीं है। एक होता है ईसुरी प्रकाश। ईसुरी प्रकाश, इसका संकलन किसने किया था? गौरी शंकर द्विवेदी ने। किसने? गौरी शंकर द्विवेदी। देखिए शिखर पुरुष संबंधित है, ईसुरी से है, परंतु उसकी रचना पूछ है तो रचना नहीं है, उसका नाम है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर आपका अगला प्रश्न है, परमाल रासो आला खंड का संबंध किस कवि से है? जगनिक से, कालिदास से, ईसुरी से, केशवदास से। जल्दी से बताइए परमाल रासो और आला खंड का संबंध किस कवि से है? दोस्तों इसका संबंध किससे है? जगनिक से है। आलाखंड का स्थान जो है दोस्तों वीरगाथा काल में महत्वपूर्ण है। कहाँ? वीरगाथा। वीरगाथा काल में क्या महत्वपूर्ण स्थान है? ये कवि चंद्रबरदाई और परमल चंदेल के क्या थे दोस्तों? समकालिक। कौन थे? जगनी। आलाखंड में कुल दोस्तों 52 लड़ाइयाँ लड़ी गई। कितनी? 52 युद्ध का वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
बुंदेलखंड के किस कवि को बुंदेलखंड का जयदेव पुकारा जाता है? किस कवि को बुंदेलखंड का जयदेव? पहला ईसुरी, दूसरा संत सिंगा जी, तीसरा गंगा व्यास, चौथा घाघ। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ईसुरी। जन्म कब हुआ था? 1898 में, मेड़कुई में। कहाँ? मेड़की में। 1898 में। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा ऑप्शन अकबर, तीसरा ऑप्शन हुमायूं, चौथा ऑप्शन औरंगजेब। जल्दी से बताइए घाघ किसके समकालीन थे? तो दोस्तों घाघ अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विख्यात आलाखंड किसकी रचना है? आलाखंड किसकी रचना है? जगनी की। अभी तो देख चुके। अगला प्रश्न देखते हैं। संत सिंह जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? पहला ऑप्शन निमाड़, दूसरा ऑप्शन बघेलखंड, तीसरा ऑप्शन मालवा, चौथा ऑप्शन बुंदेलखंड। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा निमाड़। क्या होगा? संत सिंगा जी कहाँ संबंधित है? निमाड़ से। इनके बारे में देख लेते हैं तो ये किस गांव से संबंधित है? पिपलिया गांव। पिपलिया गांव खंडवा। कहाँ है पिपलिया गांव? खंडवा है। निधन इनका कब हुआ? 1664 संवत में। रचना इनकी जो है दोस्तों क्या है? परचरी इनकी रचना है। अनहद की नाद, अनहद की नाद में इनकी 800 रचनाएं संकलित है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि संत सिंगा जी की 800 रचनाएं किस में संकलित है? अनहद की नाद में संकलित है। कितनी रचनाएं? 800 रचनाएं। या फिर पूछ सकता है संत सिंगा जी की रचना, संत सिंगा जी की 800 रचना किस पे निहित है? अनहद की नाद में निहित है। ये तो पूछ सकता है। अनहद की नाद में किसकी रचनाएं संकलित है या फिर कितनी रचनाएं संकलित है, ये भी पूछ सकते हैं। किस में? संत सिंगा जी में। कितनी रचनाएं? 800 रचनाएं संकलित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन आपका साहित्य, दूसरा ऑप्शन संगीत, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन गायन। जल्दी से बताइए कि गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप का क्षेत्र है। साहित्य है, संगीत है, ए और बी दोनों है, गायन है। कमेंट करिए। और ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है। कमेंट करना मत भूलिए क्योंकि ये क्लास आज समाप्त हो रही है। ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप क्षेत्र का क्षेत्र है, किस क्षेत्र से संबंधित है वो। दोस्तों आपका सही आंसर होगा साहित्य से संबंधित। किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। दोस्तों ये रहा आपका हमारा सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। और यदि आपको अच्छा लग रहा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एमपीपीएससी जितने भी लोग आपसे जुड़े संबंधित एमपीपीएससी की प्रिपरेशन या फिर तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 16 फरवरी 2025 को तय हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। यदि वो तैयारी कर रहे हैं तो उसको उन तक ये हमारी ये चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित हर यूनिट से संबंधित उसको एमसीक्यू प्राप्त हो सके। और यदि आप प्री की तैयारी कहीं और से नहीं किए हैं तो आप हमारे इसी में यूट्यूब में चले जाइए। यहाँ पे सब प्लेलिस्ट बना है जिसमें एमपीपीएससी प्री
पूरा फ्री में पढ़ाया गया है दोस्तों, और पूरा डिटेल से अच्छे अच्छे फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया गया है। तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आप आके अपना MCQ लगाइए। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप यदि इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमसे जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।